आपने क्या बोला, डी बोला? तो आंसर सी आ रहा है। इसमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। अच्छा, तो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, एक्सपेंसेस अक्रूड आ जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर आ जाएगा। एक तो ट्रेड क्रेडिटर 13,400। एक मिनट। बैंक ओवरड्राफ्ट 11,500 और एक्सपेंस अक्रूड 4,500, 28,900। आपने इस बैंक लोन को इंक्लूड कर दिया। हाँ, ये असल में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। अगर ये इसका ईयर दिया होता है ना, कि जैसे 2015 लिखता है, तो हमें ये नहीं पता कि ये उन्होंने करंट ईयर तो दिया हुआ नहीं है ना, कौन सा ईयर है। और लोन आपने पे ऑफ करना 2015 तक, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड का आंसर क्या है? मुझे वाला समझ नहीं आया था। अच्छा, इसमें क्या करना है, द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ बिजनेस इज 31 अक्टूबर। On 1st April, the business rent out part of its warehouse for an annual rent of 6,000. ठीक है, ओके। तो पेमेंट वर रिसीव्ड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 1st April, 1st July, 1st October and 1st January। ठीक है, at 31st April, what would be the final account show? बिजनेस पीरियड एंड होता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। और 1st अप्रैल को इन्होंने रेंट आउट किया पार्ट ऑफ इट्स वेयर, यानी रेंट पे अपना कोई पोर्शन दिया, वेयर हाउस का कोई पोर्शन, और एनुअल रेंट 6,000। ठीक है, अच्छा, तो इनकी एनुअल इनकम 6,000। अच्छा, और ये पेमेंट की डेट है, पहली पेमेंट 1st अप्रैल को आ गई, यानी 1,500 इक्वली है ना, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। और 1,500 यहाँ पे आया, 1,500 यहाँ पे आया, और 1,500 यहाँ पे आया 1st अक्टूबर। नेक्स्ट जो पेमेंट आनी है वो ईयर एंड होने के बाद आनी। ठीक है, अब इसका आंसर जो है ना वो है बी। अच्छा, अब जितना आपने अर्न कर लिया 31 अक्टूबर तक, वो आपने यहाँ पे शो करना है, इनकम स्टेटमेंट जाएगा। और जो आपने एडवांस ले लिया है, जिसकी अभी सर्विस नहीं दी, वो करंट लायबिलिटी पे जाएगा। अब देखें, इसका हम टी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं टी अकाउंट बना के आपको दिखा दूँ, ये अच्छा रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं रेंट रिसीवेबल। एनुअल इनकम ये कह रहा है कि 6,000 है। ठीक है, लेकिन हमने इसको एडजस्ट करना हो, लेकिन अभी चूँकि तो जो जो अमाउंट हमें रिसीव हुए हैं वो हम उसको शो कर देते हैं। तो एक तो कौन सा पहला है, 1st अप्रैल। 1st अप्रैल को 1,500 आया। 1st जुलाई को, अच्छा, अप्रैल मई जून 3 महीने कवर हो गए। ठीक है, तो 1,500 यहाँ पे आ गया, और 1st अक्टूबर को 1,500 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब 31 अक्टूबर को, ठीक है, कैरेड आउट 31 अक्टूबर को बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है। अब देखें अमाउंट, पहले तो हम ये निकाल, एक और तरीके कार है कि पर मंथ कितना आ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड
ठीक है, और नंबर ऑफ मंथ्स। तो 6000 को डिवाइड करेंगे 12 से, ये बन रहा है 500 पर मंथ। कितना बन रहा है 500। पर मंथ? ठीक है। अच्छा, बिजनेस पीरियड के हिसाब से मंथ कितने बनते हैं? अप्रैल से काउंट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ बनते हैं। तो 500 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर, तो आएगा 3500। 3500। ठीक है, जी। 35। तो 3500 आपका इनकम शेयर में जाएगा। ठीक है, आई एस आपने रिसीव किया है 4500। कितना रिसीव किया है? 4500। क्योंकि ये 1500 रिसीव किया ना आपने ईच, आफ्टर ईच क्वार्टर। तो अब जाहिर है आपने सर्विस दी है 3500 की, तो 1000 आपके ऊपर ड्यू होगी, जिसकी सर्विस आप बिजनेस पीरियड के बाद देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, रेंटल इनकम 3500। क्योंकि 500 पर मंथ आपने लेना है, 7 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3500। यानी अप्रैल से काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ। तो आपकी इनकम आ गई 3500। अमाउंट आपने रिसीव किया है 4500। ठीक है, वो जो 1000 है वो नेक्स्ट पीरियड में चला जाए, क्योंकि बिजनेस पीरियड आपका 31 अक्टूबर को एंड होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी। ओके, थर्ड समझ में आ गया? तो बी। थर्ड का आंसर क्या बी। है? डी और बी? बी। आप बी फॉर बॉल? जी, बिल्कुल। इसका आंसर आ रहा है डी, ये। अच्छा, इसको देखते हैं। A business paid 15,000 for electricity in the year. ठीक है, the opening prepayment was 1,000 and the closing accrued was 2,000. What was the charge for electricity for? अच्छा, इसका भी ये एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, ठीक इसका है। टी अकाउंट बना देते हैं। ये कह रहा है ओपनिंग प्री पेमेंट। ओपनिंग प्री पेमेंट आता है डेबिट साइड पे। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। ठीक है, तो प्री पेमेंट, ओपनिंग प्री पेमेंट यहाँ आता है, वो है 1000। सही है। और आपने पे कितना किया? पे यहाँ पे आता है 15,000। बैंक इधर आ गया, और क्लोजिंग अक्रूड भी इधर आता है, तो आई एस इधर आता है। इन सबको ऐड कर लें, 18,000 बन रहा है। ये जी। देखिए 18। तो करंट ईयर का एक्सपेंस 18,000। इसके हिसाब से डी सही। सही। आपने टी अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करें, यानी आपको एक्सपेंस अकाउंट, टी अकाउंट और रेवेन्यू का ये लाजमी आना चाहिए। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ओके, 4 का आंसर क्या है? ए। नहीं, 4 का आंसर बी आ रहा है, बी। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या करना है? बिजनेस मेक्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल टू 5% ऑफ इट्स डेटर, यानी डेटर का 5%। एट 31st March 2008 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल वाज 850। ओके, तो ये तो ओपनिंग हो गया। एट 31st March 9 द डेटर आफ्टर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वर 17,000। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इन्होंने हमें ये जो 17,100 दिया है ना, ये जी। आफ्टर डाउटफुल डेट दिया है। ठीक है, अब जी। अगर हम क्या कहते हैं, हमें क्लोजिंग कैलकुलेट करना है ना,
तो अगर टी अकाउंट बनाते हैं पीडीडी का, तो ये 800 तो ओपनिंग हो गया, 850 सॉरी, ठीक है। क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है, जबकि ये कह रहा है एट 31 मार्च 2009 द डेटर आफ्टर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 17,100। तो इसका मतलब इसमें से 5% ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है ना। पीडीडी कैसे कैलकुलेट होता है? पीडीडी ऐसे कैलकुलेट होता है कि डेटर इनटू रेट, सही है, जी, ठीक है। और ये दिया हुआ है नेट डेटर। अब हमें डेटर का नहीं पता, हमें पीडीडी का नहीं पता, सिर्फ हमें रेट का पता है, ठीक है। तो अब 17,100 में से 5% माइनस हो चुका है। अगर 17,100 में से 5% माइनस हुआ तो इसका मतलब ये 95% है, 17,100। जी, ये क्या है? 95%। तो अगर मैं 17,100 डिवाइडेड बाय 18,000 का 5%, 900, ठीक। बेसिकली 17,100 तो मैं क्या करूँगा, 17,000 डिवाइडेड बाय 0.95, तो मेरे पास आ जाएगा 18,000, ठीक है। जी, 18,000 के ऊपर मैं 5% कैलकुलेट कर देता हूँ, ये वाला 5%, तो ये आएगा 900। तो क्लोजिंग पीरियड ही आपका है 900, ठीक है। क्लोजिंग पीरियड कितना आ गया? 900। 850 ओपनिंग है, 900 क्लोजिंग है, तो यहाँ पे आई एस आएगा 50, आई एस आएगा 50। तो इसका राइट आंसर भी यही है ना, हाउ मच द इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर आउटलेट फॉर द ईयर एंड। इसमें ना इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पड़ गया, इसको अपना थोड़ा केयरफुली रीड करना है। एट 31 मार्च द डेटर आफ्टर दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब इसमें से 5% माइनस हो चुका, और जब 5% माइनस हो चुका तो ये खुद कितना हो गया? 95%। अब इसका अगर 100% निकालना है तो इसको 95% से ही डिवाइड कर देंगे, आपके पास ये 100% आ गया 18,000। अब आपने 100% का वो क्या कहते हैं 5% निकाला तो वो 900 आ गया, सही है। तो 900 जो है वो क्लोजिंग है, समझ में आया? दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा। ठीक है, देखिए पहले तो आपके पता होना चाहिए ओपनिंग कितना है, ठीक। वो हमने ब्रॉट डाउन कर लिया 850, ठीक है। जी, हमें क्लोजिंग चाहिए, तो आपने गलती क्या की कि आपने 17,100 का 5% लिया होगा, ऐसे ही। जी, हाँ, लेकिन ये इसमें से 5% ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर। ये जो डेटर दिया हुआ है इसमें से 5% माइनस हो चुका है। अगर आप 17,100 का 5% लेंगे ना तो अमाउंट रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आफ्टर बैड आफ्टर डाउटफुल डेट है ना। और ये जो ओपनिंग था ये जो पिछले पीरियड से आ रहा है ना, तो 17,100 जो है वो 95%, क्योंकि 5% इसमें से माइनस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 17,100 को 0.95 से डिवाइड करेंगे, इससे ये 100% आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब 18,000 का 5% लेंगे, वो आएगा 900, ठीक है। वो कितना आएगा? 900। यहाँ तक क्लियर? तो अब मैं यहाँ 900 रखूँगा, तो चूँकि ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज़्यादा है तो इंक्रीज होगा 50 से, इसका आंसर भी यही है। अब देखें ना, अगर वो कह रहा है कि हाउ मच इज द इंक्रीज इन द प्रोविजन, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो बराबर है। आपका आंसर क्या आया था? मेरा एक। ये आया था ना, कि केवल 17,100 का 5% यही तो आएगा, इसीलिए गलत होगी। तो इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है आफ्टर, क्योंकि ये जो डेटर दिया हुआ है आफ्टर बैड डाउटफुल डेट, इसका मतलब डाउटफुल डेट इसमें माइनस हो चुका है।
और वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जी। चल आगे बढ़े। हम्म, फिर है 5, 5 का आंसर क्या है? 8। हाँ 5 ठीक है, ठीक है। 6 का? 6 नहीं किया। 6 नहीं किया। 6 में कह रहे हैं एट 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूडेड द फॉलोइंग। एक तो ट्रेड डेटर्स दिया हुआ 23,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ 1,200, ड्यूरिंग अप्रैल क्रेडिट सेल वर 64,000 एंड कैश सेल वर 256,000, क्रेडिट कस्टमर पेड 56,840, net of 2% of CAT discount. What will be the date data at 30 April 2000? अच्छा, अच्छा इसमें ट्रेड डेटर दिया हुआ 23,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ 1,200। 6 का राइट आंसर है 6C, ये वाला। ड्यूरिंग अप्रैल क्रेडिट सेल वर 64,000 एंड कैश सेल वर 256,000, क्रेडिट कस्टमर पेड 56,840, नेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। अच्छा इसका मतलब ये है कि 64,000 का इन्होंने पे करना था क्रेडिट कस्टमर। कितना पे करना था? अच्छा एक तो 23,000 ये है, ये पे करना है, और एक ये पे करना है। अच्छा इनके पास जो अमाउंट आया है वो है 56,840। व्हाट विल बी द ट्रेड डेटर एट 30 अप्रैल? इसका भी टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखना। ये यानी ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना, इसका ओपनिंग अमाउंट इधर आ जाएगा, कितना है 23,000। ठीक है, और क्रेडिट सेल इधर आ जाएगी, CS लिख देता हूँ। ये है 64,000। अच्छा, और पेमेंट जो आ रही बैंक वो इधर आ जाएगा, वो आया है आपके पास 56,840। अच्छा, नेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट ड्यूरिंग अप्रैल क्रेडिट सेल वर 64,000 एंड कैश सेल वर 56,000, क्रेडिट कस्टमर पेड 56,840, नेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। तो 2% हम कैलकुलेट करते हैं, वो है डिस्काउंट अलाउड। अच्छा 56,840।
अच्छा, अब ये जो 56,840 पे किया है, ठीक है, ये बेसिकली ये एक अमाउंट आया है जिसके ऊपर आपने 2% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब 2% ने डिस्काउंट दिया है, तो आपके पास 98% आया है। ठीक, 98% आया है। ठीक है, तो हम क्या जी करेंगे, 56,840 डिवाइडेड बाय 0.98, तो हमारे पास 58,000 आ जाएगा। 58,000 में से माइनस करेंगे 56,840, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 1160। तो 1160 यहाँ आ जाएगा। ये हमें क्लोजिंग क्रेडिटर निकालना है। अब 23,000 को ऐड करें 64,000 के अंदर, और ये दोनों माइनस करें तो आपके पास क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। ये किया आपने, निकाला। 23,000 में 60,000 ऐड करें, और 56,840 माइनस करें, 1160 माइनस करें, और अमाउंट बताएं क्या है, कितना। नहीं, ये दोबारा बोलें। देखिए, आपको डेबिट साइड में अमाउंट नजर आ रहे हैं 23,000, 64,000। जी इन दोनों को ऐड करें, और जो क्रेडिट साइड वाले अमाउंट है माइनस करें। 29,000। 29,000, जी तो पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन। अच्छा, ये बेसिकली सेल एज कंट्रोल अकाउंट भी है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी है, ठीक है, डेटर का अकाउंट जी है। 23,000 ओपनिंग अमाउंट है जो ये गिवन है, ठीक है। 64,000 आपने फर्दर क्रेडिट सेल की, वो हमने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। जी फिर डेटर की तरफ से अमाउंट आया है 56,840, और आगे लिखा हुआ नेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट, यानी ये आफ्टर 2% है। आफ्टर, ये अमाउंट आफ्टर 2% है, यानी इसमें से ये जो अमाउंट आया है ये आफ्टर 2% है। इसका मतलब ये एक्चुअली ये 98% अमाउंट है। कितना है, 98%। 98%। तो मैं 56,840 को 98 से डिवाइड 90 यानी 0.98 या 98% से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास 100% आ जाएगा। फिर 100% का 2% मैंने निकाला, वो है ना 1160। आप इधर निकाल के देखें, 56,840 को डिवाइड करें 0.98 से, देखें क्या अमाउंट आ रहा है, फिर उसका 2% निकालें। 23,000 का 98%। नहीं, आपके पास अमाउंट यार है 56,840, इसका ये इसको 0.98 से डिवाइड करेंगे। ये अमाउंट आपके पास आया है, ये 98% है, क्योंकि इसमें से 2% माइनस हुआ है। डबल 5703। थैंक यू। नहीं, आप क्या कर रही है, 56,840 को डिवाइड करें 0.98 से। 58,000। अब उसका 2% निकालें। 1160। तो ये डिस्काउंट अलाउड आ गया। जी आपको समझ में आया कि आपने
56,840 को 98% से क्यों डिवाइड किया? जी। क्योंकि हम हम जब हमारे पास जब अमाउंट आता है किसी डेटर से, हम्म, ठीक है, तो हम्म, सम टाइम हम उसको डिस्काउंट देते हैं इनकरेज करने के लिए कि आप हमें अर्ली पेमेंट करते हैं और इतना डिस्काउंट 5%, 2%, 1% डिस्काउंट, ये होता है कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है? कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट 1160, ठीक है, इसने लिखा है क्रेडिट कस्टमर पेड 56,840 नेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट, यानी ये जो अमाउंट इसने पे किया है इसमें 2% माइनस हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब 56,840 हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो 100% रिसीव नहीं हुआ, वो 98% रिसीव हुआ, 2% हमने इसको डिस्काउंट दी, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था, इस क्वेश्चन में भी यही बात So, है। अच्छा, और 7 का 8, 7 का आंसर बी है। इसको आप जरा दोबारा करें, इसका आंसर बी है, देखें। 1800 और 1700 का भाई डिफरेंस निकालना है। ये कह रहा है द स्टॉक कॉस्ट 1200, इट वुड नॉर्मली हैव सोल्ड फॉर, यानी अगर आप 1200 का स्टॉक परचेज किया, जी। 1800 का आप सेल कर सकती है, हम्म, लेकिन यहाँ कह रहे हैं इट कैन बी सोल्ड फॉर 1700, ठीक है, इफ रिपेयर आर अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 600, हम्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो उसका फार्मूला था सेल प्राइस माइनस एनी रिपेयरिंग एक्सपेंस, एनी। तो 1700 में से 600 माइनस करेंगे, 1700 में से 600 minus। एक्चुअली आपकी कॉस्ट थी 1200, ये आप सेल कर सकती हैं 1800 की, लेकिन कह रहे इट कैन बी सोल्ड फॉर 1700 इफ रिपेयर आर अंडरटेकन, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। क्या लिखा हुआ? डैमेज हो चुका है। अगर डैमेज नहीं होता तो 1800 का सेल हो जाता। अब ये So, डैमेज हो गया, कह रहे फिर भी 1700 का सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है एनआरवी, सेल प्राइस माइनस एनी रिपेयरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो सेल प्राइस 1700 है, रिपेयरिंग एक्सपेंस 600 है, एनआरवी कितना है? 1100 है। जी। अब हम ये देखते हैं दोनों में से जो लोअर होगा, रूडस कॉन्सेप्ट कहता है दोनों में से जो लोअर होगा उसके ऊपर स्टॉक की वैल्यूएशन। आपकी हम्म, कॉस्ट थी 1200, एनआरवी 1100 आ रहा है, तो लोअर कौन सा हुआ? 1100। जी। तो स्टॉक की वैल्यूएशन 1100 की, ठीक है। ठीक है। जी। अब 8 देखें, 8 का आंसर क्या है? डी। ए है। तो दोबारा सोचें जरा, ए क्यों है? और sorry, हाँ ए क्यों है, दोबारा देखें। तो ये किसी और के अकाउंट में डेबिट हुआ था। एक सेकंड। देखिए ये कह रहा है a business has discovered several error in its sale ledger,
all the account in the other ledger have been entered correctly, which error will not affect the agreement of trial balance. अच्छा, वो एरर ट्रायल में अफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब वो टू साइडेड एरर होते हैं। अब बी में क्या लिखा है और ए में क्या लिखा है? अ सेल टू क्लॉर्क ऑफ 2000 वाज डेबिटेड टू क्लार्क सन अकाउंट। देखिए हमने सेल की है क्लॉर्क को, हमने सेल की है क्लॉर्क को, यानी मुझे करना था क्लॉर्क को 2000 से डेबिट और सेल को मैंने 2000 क्रेडिट करना। अब क्लॉर्क की जगह मैंने क्लॉर्क सन लिख दिया, तो ये भी डेबिट ही होता है, पर्सन गलत है ना, तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। समझ आ रही बात? तो ये टू साइडेड एरर हो गया ना एक तरह से, क्योंकि जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो मैं क्लार्क को डेबिट कर दूंगा 2000 से और क्लार्क सन को क्रेडिट कर दूंगा। अब बाकी जितने भी ना ये वन साइडेड एरर है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। सही है? तो किसका आंसर क्या है 9 का? इसका नहीं किया, ये समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, चलें, इसका आंसर है ए। दोबारा ट्राई करें जरा इसको, आप ट्राई करें इसको। जी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। अच्छा देखें, पहला कह रहा है a bank overdraft $100 was shown as a debit in the trial balance। इसको जब हम, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, और मिस्टेकनली हमने इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे शो किया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग साइड हुआ है ना। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अगर फर्स्ट कर लें नंबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको अगर मैं 200 से क्रेडिट कर देता हूँ, यहाँ सस्पेंस आएगा क्योंकि एक ही अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ 200 है। ठीक है, अ टेलीफोन बिल फॉर 400 वाज डेबिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब इंश्योरेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टेलीफोन बिल ये 400 से डेबिट हो जाएगा और इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा 400। यहाँ पे सस्पेंस नहीं आ रहा। अ कैश परचेज ऑफ 160 वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट एज 150। ठीक है, और द परचेज वाज एंटर्ड करेक्टली इन द कैश अकाउंट। हमने कैश परचेज की। अगर मैं यहाँ पे अलग से एंट्री बना दूँ, कैश परचेज का मतलब होगा परचेज डेबिट 160 और कैश क्रेडिट 160। अब ये करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। अब मिस्टेक क्या हुई है,
कैश परचेज ऑफ 160 वाज entered इन द परचेज अकाउंट एज 150। अच्छा, इसका मतलब परचेज अकाउंट अंडर कास्ट हो गया, ठीक है, 150 लिख दिया है। और कैश क्रेडिट, कैश बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब कैश के अंदर कोई करेक्शन नहीं करेंगे। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 10 से, है ना, और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 10 से। ये आई आप कंट्री समझ में? हमने कैश परचेज की थी 160 की, तो परचेज डेबिट करना है 160 से, कैश क्रेडिट करना है 160 से। लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया, परचेज को 150 से डेबिट कर दिया और कैश में क्रेडिट कर दिया करेक्ट अमाउंट से। तो कैश अकाउंट में तो कोई करेक्शन नहीं आएगी। अब परचेज यानी परचेज में $10 आपने कम लिखा है, तो परचेज को डेबिट कर दूंगा $10 से, तो क्रेडिट क्या करूंगा, सस्पेंस। ठीक है, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस नहीं है, पहली एंट्री में सस्पेंस है कि आपने रॉन्गली पोस्ट किया था, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस एरर है। अब देखिए मैं इसका वो बना देता हूँ, क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट जब भी बनाए तो इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों खाली छोड़ देनी आप हमें, ठीक है। अच्छा, पहली एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा ना कितने अमाउंट से, वो क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ से 200 आ गया, सही है। और तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो परचेज 10 ऐसी। तो डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा ना। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 190 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 190 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो इस हिसाब से ये ए सही है। व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री इन द सस्पेंस, ओपनिंग एंट्री कितनी आ रही है, 190 क्रेडिट साइड। समझ आया? अब आप टेंथ का बताएं, टेंथ का क्या आया था, बी या डी? हाँ नहीं, गलत है, डी आ रहा है। वो चेक करें कि डी क्यों आ रहा है। $15,000 से $3,000 और $4,000 माइनस किया। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, आगे आंसर सही, आगे एक सेकेंड।
2 मिनट होल्ड कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये है सिंगल एंट्री। तो इसका आपको याद होना चाहिए, इसकी इक्वेशन होती है नेट प्रॉफिट इक्वल होता है एंडिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें एंडिंग कैपिटल जो है ना वो 20,000 लिखा है ना, एट द एंड ईयर द नेट एसेट्स। एसेट्स किस तरह आता है, कैपिटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल कैसे आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, उनमें ये फार्मूला। तो 20,000 एंडिंग कैपिटल हो गया, और ओपनिंग कैपिटल कितना है, 15,000, तो माइनस 15,000। सही। और ड्राइंग कितनी थी, प्लस ड्राइंग 3,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 0 है, ठीक है, वो नहीं।
तो 20,000 माइनस 15,000 क्या कितना आ गया? 4,000 और 5,000। 5,000 में 3,000 ऐड किया तो 8,000 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन डी था ना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। समझ आया? जी। तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। नेट सिंगल एंट्री के अंदर नेट प्रॉफिट इक्वल होता है एंडिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशन। ये ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है। ठीक है, ये अलग चीज। 11 का आंसर क्या है? डी। सी। अच्छा हाँ, 11 को छोड़ देना, ये तो भी अभी कोर्स का पार्ट। 12। इसका मेथड जो था वो नहीं पता मुझे। लॉस परसेंट। हाँ, इसका मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये बेसिकली लीफो और एफओ, ये दो मेथड है जो स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, इसको अभी होल्ड कर लेते हैं, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसका वो क्या कहते हैं, छोटा सा टेबल बनता है, वो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसको अभी होल्ड करते हैं, बाद बताता हूँ। अच्छा 13। इसमें मेरी कैलकुलेशन डिफरेंट आई थी। अच्छा, यहाँ पे एक तो पूछ रहे हैं समराइज बैलेंस शीट फॉर बिजनेस फॉर 2 years आर एज फॉलो। ईयर 1 फिक्स एसेट और करंट एसेट दिया हुआ है, लेस करंट लायबिलिटी, नेट एसेट 10,000 दिया हुआ है। अच्छा, तो ये एक तरह से ओपनिंग कैपिटल हो गया ना, और एंडिंग कैपिटल का भी दिया हुआ है। ओके, हाँ तो ये वही क्वेश्चन आ गई ना, वही अभी जो हमने किया सिंगल एंट्री वाली। यानी नेट प्रॉफिट इक्वल है एंडिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एंडिंग कैपिटल ये आ गया ना। ठीक है, ये 14,000, ओपनिंग कैपिटल ये आ गया 10,000। ठीक है, अच्छा 14,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 4,000 आएगा। ठीक है, तो प्लस ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है करंट ईयर की? 3,000। तो ये ईयर 2 में ना हम लोग, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ईयर 2 आ जाएगा वही। ये कितना आ गया? 4,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 7,000। ये आंसर आ गया। सही है। अच्छा, ये क्या है? बट हाँ, ये पार्टनरशिप वाला। सी। इसका आंसर क्या था? सी। टी, हाँ बिल्कुल सही। ये आपने निकाल लिया था ना, समझ में आ गया था। सी का। हम्म, और ये क्या है? नहीं ये नहीं आएगा, ये तो छोड़ दे। ये मैन्युफैक्चरिंग अभी पे 2 में चला गया ना। क्या है? हाँ, शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। 16 का आंसर क्या है? इसमें नहीं किया। ये नहीं किया? नहीं। अच्छा, ये लिखा हुआ है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंपनीज बैलेंस शीट इज गिवन। इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 250, इशूड प्रेफरेंस शेयर 180, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 320, शेयर प्रीमियम अकाउंट 125, 8% डिवेंचर 100। व्हाट आर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड? देखिए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उसका मतलब है ऑनर कैपिटल। ठीक है, तो ऑर्डिनरी जब भी लिखा हो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड, तो इक्वल होगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस, अब ऑल रिजर्व्स में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व
और रीवैल्यूएशन। तो इसमें इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है टोटल, ये आपका आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, ये आपका नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 320 आ जाएगा। शेयर पेमेंट 125 ये आएगा। ये शेयर होल्डर फंड में आएगा जिसको कंपनी ओन करती है। इन तीनों को ऐड करें, 250 प्लस 320 प्लस 125। देखिए आंसर ए आ रहा 695 जी है 695। जी। हाँ, क्योंकि ये जो 180 है ना, ये आपका अमाउंट नहीं है, ये एक तरह से क्रेडिटर है, ये भी क्रेडिटर है और ये तो है ही क्रेडिटर, ये लायबिलिटीज। ठीक है। जी और 17 ये भी समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट एक्ट फ्रॉम कंपनीज बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग। इशूड ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $0.25 ईच 600। शेयर प्रीमियम अकाउंट 150 है, रिटेन प्रॉफिट 300 है। द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच 3 हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ $0.3 पर दी। ऑल शेयर वर टेकन अप। व्हाट डज द न्यू बैलेंस शीट शो। तो राइट इशू है तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट भी इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ शेयर भी इंक्रीज हो रहे हैं और शेयर प्रीमियम अकाउंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो पहले से शेयर पड़े हुए वो हमें गिवन नहीं है ना, तो हमें नंबर ऑफ, पहले तो हम नंबर ऑफ शूट शेयर निकाल लें। नंबर ऑफ, तो उसको शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो इशूड शेयर है 600 डिवाइड बाय 0.25, निकालें कितना आ रहा है। 2400 2400। 2400 आपके पास इशूड शेयर है। अच्छा, अब ये दे रहा है कि द कंपनी मेक द राइट इशू ऑफ वन वन न्यू ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच 3 हेल्ड। तो ये 1 फॉर 3 आ जाएगा। तो 2400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 800 आएगा ना। 800 आपने राइट शेयर इशू की। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बैंक की बात करें तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और अब ये लेकिन हमें इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पूछ रहा है। पहले से हमारे पास 600 पड़ा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इशूड है 0.3 और 0.25 फेस वैल्यू, तो इसको हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू हमारे पास आ रही है 800 इंटू 0.25 करें। 200 200 और प्लस 600, तो उसके हिसाब से तो या बी सही है या सी सही है या डी सही है, इन तीनों में से कोई एक सही है। ठीक है। अब हमें देखना है, इसका राइट आंसर वैसे सी है। अब 800 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, यानी 0.5 0.05 0.05 40 40। जी तो शेयर प्रीमियम पहले से 150 पड़ा हुआ था, जी 150 प्लस 40 कितना आ गया, 190 आ गया। हम्म, तो ये तो राइट आंसर सी है। ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है। सही है। तो ये इसकी वीडियो भेज दूंगा, आपने वीडियो अच्छी तरह देख लेनी है। ठीक है। जो गलत हो रहे हैं ना दोबारा चेक करें क्यों गलत हो रहे हैं। ठीक है। कल तक रात में इंशाल्लाह क्लास होगी। ठीक है। जी ओके, अल्लाह हाफिज़।